Hello everyone, welcome to another highly requested session in our one shot revision series. मैं हूं आपका मेंटर पीयूष लश्कर और आज हम कवर करेंगे यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जहां कॉमन सेंस और सॉलिड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों जरूरी है। यहां आर एंड के सिलेक्शन, सर्वाइवलशिप कर्व्स और लोटका वोल्टेरा मॉडल से गारंटीड न्यूमेरिकल्स और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको आज वो सभी CSI नेट एग्जाम ट्रेंड्स बताऊंगा जहां स्टूडेंट्स नॉर्मली फंस जाते हैं। तो चलिए इस यूनिट को एकदम सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करें सिलेबस ओवरव्यू की, तो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, हैबिटाट एंड नीश के बारे में, और फिर हम जाएंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। फिर हम देखेंगे स्पीसीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इकोसिस्टम इन बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन ए, द एनवायरनमेंट के ऊपर। इकोलॉजी में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ मिनिमम्स। ये लॉ कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ उस टोटल रिसोर्स पर डिपेंड नहीं करती जो अबंडेंट है, बल्कि उस पर डिपेंड करती है जो सबसे कम है, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अगर एक प्लांट के आसपास ढेर सारा सनलाइट और नाइट्रोजन है पर मिट्टी में फास्फोरस बिल्कुल नहीं है, तो वो प्लांट तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक उसे फास्फोरस नहीं मिल जाता। सेकेंड है द लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये लॉ थोड़ा आगे की बात करता है। इसके मुताबिक ये ऑर्गेनिजम्स की सक्सेस सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर पर नहीं बल्कि एनवायरमेंटल कंडीशन के एक कॉम्प्लेक्स सेट पर डिपेंड करती है। हर ऑर्गेनिजम्स के पास किसी भी फैक्टर्स के लिए एक मिनिमम या मैक्सिमम और ऑप्टिमम रेंज होती है। ये सभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रोथ के लिए। इसमें दो टर्म्स आते हैं, स्टेनो मतलब नैरो टॉलरेंस, जैसे स्टेनोहेलाइंस जो सिर्फ एक नैरो सैलिनिटी रेंज में ही रह सकते हैं, और दूसरी है यूरी मतलब वाइड टॉलरेंस, जैसे यूरोथर्मल जो अलग अलग टेम्परेचर पर स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, जो कि है हैबिटाट एंड नीश। अब बात करते हैं एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हैबिटाट वर्सेस नीश का कॉन्सेप्ट। हैबिटाट, इसे आप ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एड्रेस समझ लीजिए, यानी वो जगह जहां रहता है, जिसे फॉरेस्ट की कैनोपी या ओशन का फ्लोर, ये हैबिटाट हो चुका है। अब बात करते हैं नीश के बारे में। ये कॉन्सेप्ट टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। पहले बात करते हैं जनरलाइज नीश की। इसने प्राइमरीली ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट और उसके स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया है। फिर आता है एल्टोनियन नीश। इसमें फोकस शिफ्ट किया और कहा कि नीश ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल या उसकी प्रोफेशन है, जैसे उसका ट्रॉपिकल लेवल क्या है, उसे कहते हैं एल्टोनियन नीश। फिर आता है हचिनोन्सियन नीश। ये सबसे मॉडर्न और मैथमेटिकल अप्रोच है। इसने नीश को एक एंड डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम बताया जो उन सारी कंडीशन को इंक्रोज करता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश के बारे में। ये क्वेश्चन CSIR में बार बार रिपीट होता है। बात करते हैं फंडामेंटल नीश की, तो ये वो टोटल मैक्सिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन की रेंज है जिसमें एक स्पीसीज सरवाइव कर सकती है, अगर वहां कोई बायोटिक कंपटीशन या प्रिडेशन ना हो तो। फिर आती है रियलाइज नीश। ये वो एक्चुअल कंडीशन है जिसमें स्पीसीज सच में सरवाइव कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स और प्रीडेटर्स। ये हमेशा फंडामेंटल नीश से छोटा होता है, स्मॉल होता है। क्लासिकल स्टडीज की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रैंकल्स का एक्सपेरिमेंट। क्लेथमस एक टाइप का ब्रैंकल है जो अपर इंटरटाइडल जोन तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसका वो रियलाइज नीश हुआ क्योंकि नीश वाले हिस्से, नीचे वाले जो हिस्से की बात करते हैं, तो वहाँ लोअर इंटरटाइडल जोन से बड़ा और स्ट्रॉन्गर ब्रैंकियल्स यानी कि बैलेनस उसे कम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर देता है, जबकि क्लेथमस का फंडामेंटल नीश
दोनों जोन्स को कवर कर लेता है। जब दो स्पीसीज आपस में compete करती है तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करती है? वो करती है रिसोर्स पार्टीशनिंग या फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों वस्तु क्या है वो देखते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग, यहाँ स्पीसीज लिमिटेड रिसोर्स के आसपास में डिवाइड कर लेती है, यानी पार्टीशन कर लेती है अपने रिसोर्सों को। ये एडेप्टेशन बिहेवियरल भी हो सकती है और स्पेटियल भी हो सकती है, दोनों टाइप की है। इसका फेमस एग्जांपल है मैकआर्टर का वॉर्बलर में है, जहाँ अलग अलग स्पीसीज एक ही स्प्रूस ट्री के अलग अलग जोन्स में फॉरेजिंग करती है ताकि आपस में लड़ाई ना हो। फिर आता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। जब दो सिमिलर स्पीसीज एक ही जगह पर रहती है तो कंपटीशन कम करने के लिए उनके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेज में डाइवर्जेंट हो जाता है। पर अगर वही स्पीसीज आइसोलेटेड अकेले रहती है तो उनमें ट्रेट वापस सिमिलर हो जाते हैं। डार्विन के फिंचेस का बीक साइज चेंज होना जब वो एक साथ सेम सीड के लिए compete करती है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस सेक्शन का सबसे ट्रिकी पार्ट है जिससे हमें अपने CSI नेट एग्जाम ट्रैप में केयरफुली हैंडल करना है, वो है गॉस प्रिंसिपल। गॉस ने कहा था कि दो ऐसी स्पीसीज जो एग्जैक्टली सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए compete कर रही है वो कभी भी एक कांस्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू पर एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अगर उनका नीश ओवरलैप compete है तो जो वीकर यानी कमजोर होगा वो कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर है और उसका लोकल एक्सटेंशन होना तय है। अब बात करते हैं ट्रैप के बारे में। तो एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करने के लिए एक सिनारियो देगा जहां दो स्पीसीज सक्सेसफुली को एग्जिस्ट कर रही है और पूछेगा कि ये गॉस का लॉ को वायलेट कर रहा है या नहीं। आंसर होगा नहीं। अगर दो स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रही है तो इसका सीधा मतलब है उन्होंने सक्सेसफुली रिसोर्सेज पार्टीशनिंग अचीव कर ली है और उनके रियलाइज नीश अब अलग अलग हो चुके हैं। वो प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रही बल्कि उस से बचने का रास्ता निकाल चुकी है। अब आते हैं सर्वाइवलशिप कर्व पर, जहां से CSIR में रेगुलरली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये सर्वाइवलशिप कर्व पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंडर आता है। बात करते हैं टाइप 1 यानी कॉन्वेक्स। इनमें अर्ली और मिडल लाइफ में सर्वाइवल बहुत हाई होती है और एंड में आकर रैपिड डिक्लाइन होता है। इसके एग्जांपल्स है ह्यूमंस और लार्ज मैमल्स। इनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी लो होती है क्योंकि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट और पेरेंटल केयर बहुत ही हाई होती है। टाइप 2 आता है डायगोनल। यहाँ पर एज के साथ मोर्टालिटी रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल्स के लिए बर्ड्स और कुछ लिजर्ड। टाइप 3 है कॉनकेव। इसमें शुरुआत में ही मैसिव अर्ली मोर्टालिटी हो जाती है पर जो शुरुआत में बच जाते हैं वो लंबे जीते हैं। एग्जांपल के लिए ऑयस्टर्स, मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और ट्रीज। इनका रूल सिंपल है, प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग और पर पेरेंटल केयर बिल्कुल ना के बराबर होती है यहाँ। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझते हैं। इसके दो बेसिकल मैथमेटिकल मॉडल्स है। पहला है एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड कर्व। ये ग्रोथ तब होती है जब एनवायरनमेंट में रिसोर्स अनलिमिटेड हो। ये पूरी तरह से डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ है और इसकी बेसिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन है dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू rn। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी एस शेप्ड सिग्मोइडल की। तो रियलिटी में नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होता है कभी। तो ग्रोथ एक मैक्सिमम लिमिट तक ही की जा सकती है जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये एक डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ है और इसकी इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है और बनता है dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n डिवाइड बाई k। इसके बेसिस पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल ही सॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज RNK सिलेक्शन के लिए। ये एक अल्टीमेट हाई यील्ड टेबल है, इससे बिल्कुल फिंगर ट्रिप पर याद कर लेना। बात करते हैं आर रिलेटेड स्पीसीज की। तो ये उन इन्वायरमेंट्स में मिलती है जो अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इनकी बॉडी साइज छोटी होती है और लाइफ स्पेन भी शॉर्ट होता है। ये
सेमेलोपेरस होते हैं, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं और ढेर सारे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जिनमें पेरेंटल के लिटिल टू नन होती है, और इनका सर्वाइवल शिफ्ट कर्व हमेशा टाइप 3 होता है। अब बात करते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज की। ये कम्प्लीटली स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट्स के चैंपियंस होते हैं। इनकी बॉडी साइज लार्ज होती है और लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। ये इटरेरोपोरस रिप्रोडक्शन शो करता है। लाइफ में बार बार रिप्रोडक्शन करना करना पर हर बार कम बच्चे पैदा करना। इनमें पेरेंटल केयर बहुत हाई होती है और इसीलिए इनका सर्वाइवलशिप टाइप 1 या टाइप 2 होता है। अब बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स की। मेटा पॉपुलेशन को लेविन्स ने परफेक्टली डिफाइन किया था एज एन पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें डिस्टिंक्ट छोटी सब पॉपुलेशन होती है जो आपस में डिस्पर्जल के थ्रू कनेक्ट रहती है। बात करते हैं सोर्स डायनामिक्स की, तो ये हाई क्वालिटी हैबिटाट्स होते हैं जहां बर्थ इज ग्रेटर देन डेथ होता है। इसीलिए ये दूसरी जगहों पर इंडिविजुअल्स के नेट एक्सपोर्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं सिंक डायनामिक्स। ये लो बर्थ हैबिटेट होते हैं जहां डेथ इज ग्रेटर देन बर्थ होता है। ये अपनी लोकल एक्सटिंक्शन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स पर रिलाई करते हैं। अब बात करते हैं रेस्क्यू इफेक्ट की। जब किसी शिंक पॉपुलेशन में बाहर से अचानक इमिग्रेंट्स आकर यूज उसे बिल्कुल खत्म होने से या एक्सटिंक्शन होने से बचा लेते हैं, तो उसे रेस्क्यू इफेक्ट कहते हैं। अगर इंसानों ने हैबिटेट फ्रेगमेंट कर दिया तो ये डिस्पर्जल कॉरिडोर्स टूट जाते हैं और मेटा पॉपुलेशन सीवर मतलब खतरे में आ जाती है। अब हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन की। हम किसी भी कंट्री या पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स देखकर फ्यूचर ग्रोथ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सपेंडिंग की, तो इसका सब बेस बहुत ही ब्रॉड होता है, जिसका मतलब है प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स प्रोपोर्शनल बहुत ही हाई है। ये बहुत रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करती है, जैसे डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलते हैं। फिर आता है स्टेबल बेल शेप कर्व। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ऑलमोस्ट बराबर होती है और ये जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की निशानी है। फिर आता है डिक्लाइन शेप। इस पिरामिड का बेस नैरो होता है। यहाँ यंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कम है और ओल्डर्स ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है नेगेटिव ग्रोथ होना। एक्सपेंडिन में कर्व इस तरह से होता है। बेल में कर्व ऐसा होता है और डिक्लाइन में ये उल्टा होता है। और अब टाइम है हमारे अगले न्यूमेरिकल ट्रैप का, CSI नेट एग्जाम ट्रैप 2। इस यूनिट से एग्जाम में गारंटीड कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। बात करते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी स्मॉल आर की। इसे निकालने के लिए आपको कंप्लीटली बेसिक मैथ यूज करनी है। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब बात करते हैं मैक्स ग्रोथ रेट इन लॉजिस्टिक कर्व। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके पूछेगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व अपनी मैक्सिमम पीक पर कब होती है। हमेशा याद रखना, मैथमेटिकल टर्म्स में ये ग्रोथ रेट कर्व का पीक एग्जैक्टली k/2 पर होती है। k इज इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं डबलिंग टाइम। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही पॉपुलेशन को डबल होने में कितना वक्त लगेगा। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो कि है TD इज इक्वल्स टू ln 2 डिवाइड बाय R, जिसे 0.693 डिवाइड बाय T भी कहा जाता है। तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को लगा सकते हो।
एग्जामिनर वैल्यूज देगा, आपको इसमें पुट करके सीधा अपना 2 मार्क्स या 4 मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। अब आता है सेक्शन डी, स्पीसीज इंटरेक्शन पर। दोस्तों, इस एक टेबल से आपके सीएसआर में डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस या फिर 4 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसे क्विकली रिवाइज करते हैं। बात करें म्यूचुअलिज्म की, तो वो दोनों स्पीसीज का फायदा होता है, यानी प्लस प्लस। ये ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकता है, जैसे माइक्रोराइजा फंगी और प्लांट्स के रूट या पॉलिनेशन का एग्जांपल ले लिए। ये म्यूचुअलिज्म्स के एग्जांपल्स हैं। कमेंसलिज्म की बात करें तो उसमें एक एक का फायदा और दूसरे को कोई असर नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड रह जाता है, जैसे बड़े पेड़ों पर उगने वाले एपीफाइट्स। नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, एक को नुकसान, दूसरे को कोई असर नहीं होता। इसका क्लासिकल एग्जांपल है पेनिसिलियम मोल्ड, जो टॉक्सिन रिलीज करके आसपास के बैक्टीरिया को मार देता है, पर खुद को यूज उससे कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट है कंपटीशन, दोनों को नुकसान होता है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। ये आपस में और एक दूसरी स्पीसीज में, दोनों में ही हो सकता है। अगर दो आपस में स्पीसीज में हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है, और दो अलग अलग स्पीसीज में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रीडेशन या हार्बिवर, यहाँ एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता है। इसमें कार्निवोरी और पैरासिटिज्म दोनों आते हैं। कंपटीशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। ये मॉडल बेसिक लॉगरिथमिक ग्रोथ इक्वेशन को मॉडिफाई करता है, ताकि हम इसमें दूसरी स्पीसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी ऐड कर सके। इक्वेशन को ध्यान से देखिए। dn1 डिवाइड बाई d2 dt इज इक्वल्स टू r1n1 इंटू k1 माइनस n1 माइनस अल्फा n2 डिवाइड बाय k1। यहाँ अल्फा कंपटीशन कोएफिशिएंट है, जो बताता है कि स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर कितना असर हो रहा है। और अगर हम स्पीसीज 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ बीटा आएगा, जो स्पीसीज 1 का असर स्पीसीज 2 पर दिखाता है। जब हम ऐसी सिचुएशन को ग्राफ करते हैं जहां ग्रोथ 0 हो जाती है, यानी डी एन डी टी इज इक्वल्स टू 0, तो उन लाइंस को हम जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रीडेटर और प्री की मैथमेटिकल रेस को। इस मॉडल में दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है, आपको हर टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। प्रे इक्वेशन की बात करें तो प्रे इक्वेशन है डी एन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन माइनस ए एन पी। यहाँ आर एन प्रे की नॉर्मल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ए एन पी वो हिस्सा है जो प्रीडेटर्स ने खा लिया, जहाँ ए प्रीडेटर की कैप्चर एफिशिएंसी है। सेकेंड है प्रीडेटर इक्वेशन, जो है डी पी डी टी इज इक्वल्स टू एफ ए एन पी माइनस क्यू पी। यहाँ एफ ए एन पी प्रेडेटर की ग्रोथ है जो उसने प्रे को खाकर अचीव की है, जहाँ एफ कंजर्वेशन एफिशिएंसी है, यानी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की वैल्यू। और क्यू पी है प्रेडेटर का कांस्टेंट डेथ रेट, क्योंकि अगर प्रे नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। और ये लीजिए इस सेक्शन का सबसे बड़ा ग्राफिकल ट्रैप, CSI नेट एग्जाम ट्रैप 3। एग्जाम में आपको लोटका वोल्टेरा कंपटीशन आइसोक्लाइन दे दिया जाएगा और रिजल्ट पूछा जाएगा। बस इन 4 सिंपल रूल को दिमाग में छाप लीजिए। रूल 1 है, अगर स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन पूरी तरह से स्पीसीज 2 के ऊपर है तो स्पीसीज 1 विंस। रूल 2, अगर स्पीसीज 2 की आइसोक्लाइन पूरी तरह से स्पीसीज 1 के ऊपर है तो स्पीसीज 2 विंस। रूल 3, अगर दोनों आइसोक्लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो कैरिंग कैपेसिटी आउटसाइड है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ विनर की बात पर डिपेंड करेगा कि शुरुआत में किसके नंबर ज्यादा थे। रूल 4, अगर आइसोक्लाइन क्रॉस करती है और के इनसाइड है
तो दोनों आपस में खुशी खुशी रहेंगे, यानी स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अब आते हैं सेक्शन ई, कम्युनिटी इकोलॉजी पर। रॉबर्ट वी टेकर ने बायोडायवर्सिटी को स्टडी करने के लिए 3 स्केल्स दिए थे। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है। पहले बात करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी की। ये किसी एक सिंगल स्पेसिफिक हैबिटाट या लोकल स्केल्स की डाइवर्सिटी है। इसे सिंपली लोकल स्पीसीज रिचनेस समझ लीजिए। सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी। ये दो डिस्टिंक्ट हैबिटाट्स के बीच का कंपैरिजन है। ये मेजर करती है कि ये एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट जाने में स्पीसीज कितनी तेजी से बदल रही है। रेट ऑफ स्पीसीज टर्नओवर कहते हैं इसे। लास्ट है गैमा डाइवर्सिटी। ये सबसे बड़े स्केल है। ये एक पूरे लार्ज जियोग्राफिक रीजन्स या लैंडस्केप को मेजर करती है। इनकी टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेजर करती है, लाइक बहुत ही बड़े जियोग्राफिकल और लैंडस्केप की जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको मेजर करती है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इंडाइसिस की। हम डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने के दो फेमस मैथमेटिकल इंडाइसिस देखेंगे। पहला है शेनॉन विनर इंडेक्स, यानी कैपिटल एच। उसे मेजर करने का ये एक फॉर्मूला है। ये इंडेक्स स्पीसीज अबंडेंस और इवननेस दोनों को अकाउंट में लेती है। सीएसआर का फेवरेट पॉइंट है, ये इंडेक्स रेयर स्पीसीज के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें एच की वैल्यू जितनी हाई होगी, डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं सिम्पसन इंडेक्स की, कैपिटल डी। ये प्रोबेबिलिटी मेजर करता है कि अगर आप रैंडमली दो इंडिविजुअल्स उठाए तो क्या वो सेम स्पीसीज के होंगे। ये इंडेक्स डोमिनेंट स्पीसीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, पर ध्यान रखना यहाँ रूल उल्टा है। डी की वैल्यू जितनी हाई होगी, डाइवर्सिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए अक्सर 1 - डी या 1/डी का फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि वैल्यूज बढ़ने से डाइवर्सिटीज बढ़ती हुए दिखे। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के एक और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जब हम किसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं। पहला है डेंसिटी एंड डिस्पर्जल। डेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम में कितने इंडिविजुअल्स है और वो वहां कैसे फैले हुए हैं, उसे कहते हैं डिस्पर्जल। नेचर में सबसे कॉमन क्लम्प्ड डिस्पर्जल होता है, क्योंकि रिसोर्स पैच में मिलते हैं। अगर एनिमल टेरिटोरियल मतलब टेरिटोरियल है तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जल रहेगा, और अगर हवा से सीड उधर उधर गिर रहे हो तो वो रैंडम डिस्पर्जल होगा। बात करें डेमोग्राफिक की, तो इसमें हम नेटलिटी यानी बर्थ रेट और मोर्टालिटी यानी डेथ रेट देखते हैं। एक टर्म और है फिकंडिटी, जो किसी ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बताता है। पिछली स्लाइड्स में हमने बेसिक इक्वेशन देखी थी, अब हम देखते हैं लॉजिकल ग्रोथ से डायनेमिक्स एग्जैक्टली काम कैसे करती है। बात करें कैरिंग कैपेसिटी की, तो ये वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है जो इन्वायरमेंट के रिसोर्स स्टेट सस्टेन कर सकती है। इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ ग्रोथ। लॉजिस्टिक्स कर्व एस फेज का होता है। इसमें पहले लॉग फेज आता है, फिर पहले लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, और उसके बाद रिसोर्स कम पड़ता है और डिक्लाइन फेजेस आता है। और आखिर में जब पॉपुलेशन के पॉपुलेशन के के बराबर हो जाती है, लाइक यानी कि n इज इक्वल्स टू के हो जाता है, तो कर्व फ्लैट होकर स्टेबल हो जाता है। एनवायरमेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इक्वेशन का जो हिस्सा k - n डिवाइड बाय k है, उसे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़कर k के पास पहुंचती है, ये फैक्टर ग्रोथ रेट पर
पर एक ब्रेक की तरह लग जाता है और आखिर में उसे जीरो कर देता है। जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में compete करती है तो उसके दो मेन तरीके होते हैं। फर्स्ट है इंटरफियरेंस कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन डायरेक्ट, फिजिकल और अग्रेसिव होता है। एक स्पीसीज दूसरी को एक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है। जैसे लायंस चीता को अपने शिकार से भगा देते हैं, या फिर प्लांट्स में एलोपैथी, जहाँ एक प्लांट टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है ताकि आसपास वाले दूसरे प्लांट्स ग्रो ना हो सके। सेकेंड है एक्सप्लोइटेटिव कंपटीशन। ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है। यहाँ दोनों स्पीसीज आपस में नहीं लड़ती, पर वो एक कॉमन शेड रिसोर्स को इतनी तेजी से कंज्यूम कर लेती है कि दूसरी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जैसे दो अलग अलग स्पीसीज की बर्ड्स एक ही पेड़ के सारे बीज खा जाए। अब प्रेडेटर्स और हार्बियर्स से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने क्या कमाल की डिफेंसेस बनाई है, वो देखते हैं। पहला है प्लांट डिफेंसेस। प्लांट्स भाग तो नहीं सकते, इसलिए वो फिजिकल और केमिकल वेपन्स यूज करते हैं, जिनमें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जैसे अल्कलॉइड्स, टैनिन्स और टर्पेनॉइड्स। इस तरह प्लांट्स अपना डिफेंस करता है। सेकेंड है एनिमल डिफेंस की बात करें तो एनिमल्स प्रेडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लाज यूज करते हैं। कुछ पॉइजनस जानवर ब्राइट कलर शो करते हैं ताकि प्रेडेटर्स उनसे दूर रहें। इसे एपोसेमेंटिज्म कहते हैं, यानी कि वार्निंग कलरेशन। एक और वस्तु है मिमिक्री। सीएसआईआर में मिमिक्री पर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात करें बेटाइसियन मिमिक्री में एक बिल्कुल हार्मलेस स्पीसीज किसी टॉक्सिक स्पीसीज से नकल करती है, टॉक्सिक स्पीसीज जैसी नकल करेगी ताकि प्रेडेटर उससे दूर रहे। वहीं मुलेरियन मिमिक्री में दो टॉक्सिक स्पीसीज एक जैसी दिखने लग जाती है ताकि प्रेडेटर्स जल्दी सीख जाए कि पैटर्न वाले जानवरों को नहीं खाना है। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस एंड पॉलिनेशन की। इनमें बात करते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस। ऐसी पार्टनरशिप जो ऑब्लिगेट है और पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए क्रूशियल है। इसके क्लासिकल एग्जांपल है लाइकन्स, कोरल्स और उनके अंदर रहने वाले जूजैंथिलिन्स, और रूमिनेंट्स एनिमल्स के गट में रहने वाले माइक्रोब्स। ये सभी सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस के एग्जांपल्स हैं। बात करें पॉलिनेशन सिंड्रोम की तो फ्लावर्स और उनके पॉलिनेटर्स के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ है, जो जिसे को इवोल्यूशन कहते हैं। सीएसआईआर मैच द फॉलोइंग देता है इन्हीं सभी क्वेश्चंस के अंदर। बात करें बीस की तो इनको ब्लू और येलो फ्लावर्स पसंद आते हैं, और जिनमें यूवी नेक्टर्स गाइड होती है। बर्ड्स की बात करें तो ये उन फ्लावर्स पर जाते हैं जो रेड और ट्यूब्यूलर होते हैं, जिनकी कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स की स्मेल वीक होती है। पर जिनमें ढेर सारा नेक्टर भरा हुआ होता है वो वहीं जाते हैं। पर बैट्स की बात करें तो इनके फ्लावर रात में निकलते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रूटी मस्की ऑर्डर होती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिटी की। दोस्तों, किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी का नेचर कैसा होता है, इस पर दो साइंटिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट। क्लीमेंट्स का मानना था कि कम्युनिटी एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। इनके हिसाब से कम्युनिटी हाईली इंटीग्रेटेड और हाईली ऑर्गेनाइज होती है, जहां सारी स्पीसीज एक दूसरे पर हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है, और इन कम्युनिटीज के बिल्कुल डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। सेकेंड थे इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्लीमेंट को गलत साबित किया। ग्लीसन के हिसाब से कम्युनिटीज बस स्पीसीज का एक लूज असेंबलेज है। कौन सी स्पीसीज कहाँ मिलेगी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। नेचर में इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, बल्कि एक कंटिन्यूस ट्रांजिशन होता है। बात करते हैं एजेस एंड एक्टॉन्स की। अब आते हैं एक्टॉन्स पर। जब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आपस में मिलती है तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन एक्टोन
कहते हैं उसे, वो बनता है। जैसे जहाँ फॉरेस्ट खत्म होकर ग्रासलैंड शुरू हो रहा है, या जहाँ रिवर और समुद्र से मिल रहा है, ऐसी बाउंड्रीज को कहते हैं एक्टॉन। एक्टॉन में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हेट्रोजेनिसिटी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएंस मिलता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों टाइप के इन्वायरमेंट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। और यहीं पर एक फिनोमेना दिखता है जिसे कहते हैं एज इफेक्ट। इस एक्टॉन्स और एजेस में आमतौर पर दोनों इकोसिस्टम के मुकाबले स्पीसीज की जो रिचनेस और डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली इन बाउंड्रीज के लिए ही अडेप्टेड होते हैं, जिन्हें हम एज इफेक्ट स्पीसीज कहते हैं। अब बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। एग्जामिनर स्टेटमेंट देगा कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी एक परफेक्टली स्टेबल एनवायरनमेंट में मिलती है, आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। इंटरमीडिएटल डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस में हमने एग्जैक्टली उसका उल्टा बात की थी। अगर इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टेबल हो, तो जो डोमिनेंट के सेलेक्टेड स्पीसीज होती है वो सारे रिसोर्स पर कब्जा कर लेती है और बाकी स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देती है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो वहाँ सिर्फ तेजी से ग्रो करने वाली आर सेलेक्टेड पायोनियर स्पीसीज ही सर्वाइव कर पाएगी। इस जोन में ना तो के सेलेक्टेड कंप्लीटली डोमिनेट कर पाती है और ना ही आर सेलेक्टेड कंप्लीटली एलिमिनेट हो पाती है। दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर लेती है, इसलिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमेशा इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस पर ही निकल कर आती है। सेक्शन एफ पर आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। टाइम के साथ एक कम्युनिटी कैसे चेंज होती है उसे कहते हैं सक्सेशन। बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, ये वहाँ शुरू होता है जहाँ पहले से कोई लाइफ नहीं है, यानी बिल्कुल लाइफलेस एरियाज जहाँ की सॉइल लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। यहाँ सबसे पहले आने वाली पायोनियर स्पीसीज लाइकन्स और मोजेस होती है। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो ये वहाँ होता है जहाँ पहले कोई कम्युनिटी थी, पर किसी डिस्टरबेंस जैसे कि फोस्ट फायर या लॉगिंग की वजह से तबाह हो गई। क्योंकि यहाँ सॉइल पहले से इंटेक्ट होती है, इसलिए ये प्रोसेस प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले बहुत फास्ट भी होती है। एक टेक्निकल टर्म और याद रखिए, शेयर। एक जगह पर टाइम के साथ चेंज होने वाली कम्युनिटी के एंटायर सीक्वेंस को शेयर कहते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोशेयर और ड्राई रॉक्स पर जीरो शेयर। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन को। सबसे पहले आता है फेलिसिटेशन मॉडल। यहाँ पायोनियर स्पीसीज आकर इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देती है, जिसे वो जगह बाद में आने वाली लेटर सक्सेशनल स्पीसीज के लिए ज़्यादा सुटेबल होती है। पर ध्यान रखना, इस चक्कर में इन्वायरमेंट अर्ली स्पीसीज के खुद के लिए लेस सुटेबल हो जाती है। सेकेंड है टॉलरेंस मॉडल। यहाँ बाद में आने वाली स्पीसीज इसीलिए सक्सीड कर जाती है क्योंकि उनकी रिसोर्स टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वो लोअर रिसोर्स लेवल में भी जिंदा रह सकती है, चाहे वहाँ अर्ली स्पीसीज प्रेजेंट हो या नहीं हो। यहाँ अर्ली स्पीसीज ना हो तो उन्हें फेलिसिटेट करती है और ना ही इनहिबिट करती है। थर्ड है इनहिबिशन मॉडल। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट चलता है। जो अर्ली स्पीसीज पहले आती है वो स्पेस सिक्योर कर लेती है और बाद में आने वाली स्पीसीज को एक्टिवली रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। नई स्पीसीज तब तक नहीं आ सकती जब तक ये अर्ली स्पीसीज किसी नेचुरल कॉज से मर ना जाए। सक्सेशन का एंड गोल क्या होता है? वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये एक फाइनल स्टेबल और सेल्फ प्री पेट्यूनिंग कम्युनिटी होती है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट इक्विलिब्रियम में रहती है। इस आखिरी स्टेज पर बायोमास मैक्सिमम होता है, फूड वेब्स हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हमेशा के सेलेक्टेड स्पीसीज डोमिनेंट रहती है। बात करें मोनोक्लाइमेक्स थियरी की, तो इनका मानना था कि एक रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रू क्लाइमेक्स हो सकता है, जो वहाँ एक रीजनल क्लाइमेट से परफेक्टली डिटरमाइन होता है। सेकेंड थी बात है पॉलीक्लाइमेक्स थियरी। इन्होंने कहा था कि नेचर इतने सिंपल है
कि एक ही रीजन में मल्टीपल क्लाइमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स के अलावा लोकल सॉइल, टोपोग्राफी या एनिमल एक्टिविटी भी फाइनल कम्युनिटी को शेप करने में मैटर करती है। अब आता है सेक्शन जी पर, इकोसिस्टम इकोलॉजी। यहाँ एनर्जी का फ्लो थर्मोडायनेमिक्स के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स सनलाइट्स की एनर्जी को केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड लॉ है, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर 100% एफिशिएंट नहीं होता। हर ट्रॉपिक स्टेप पर रेस्पिरेशन के टाइम हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज होती है और सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। और यहां से निकलता है लिंडमैन्स का 10% रूल। एक ट्रॉपिकल लेवल से अगले ट्रॉपिकल लेवल तक सिर्फ लगभग 10% एनर्जी ही बायोमास के फॉर्म में आगे पास होती है। बाकी 90% एनर्जी रेस्पिरेशन और अनएसिमिलेटेड वेस्ट के थ्रू हीट बनकर लूज हो जाती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन है कि फूड चेन में रैली 4 से 5 लेवल से ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती। अब बात करते हैं मिनरल साइकिलिंग की। एनर्जी के साथ साथ मिनरल्स भी इकोसिस्टम में साइकिल होते हैं। इनके टाइप्स ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला है नाइट्रोजनस साइकिल। इनमें 3 मेन टाइप्स होते हैं जो बैक्टीरिया ड्राइव करते हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां N2 गैस अमोनिया में बदलती है। सेकेंड है नाइट्रिफिकेशन, जहां अमोनिया नाइट्रेट में बनता है। और आखिर में डीनाइट्रिफिकेशन, जहां नाइट्रेट वापस में नाइट्रोजन बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सेकेंड है कार्बन साइकिल। ये साइकिल फोटोसिंथेसिस जो CO2 यूज करती है और रेस्पिरेशन जो CO2 रिलीज करती है, इसके एक रेसिप्रोकल प्रोसेस से लगातार चलती रहती है। थर्ड है फॉस्फोरस यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल। ये ट्रैप पॉइंट है। फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर में कोई सिग्निफिकेंट पूल नहीं होता। ये रॉक्स की वेदरिंग से बहुत धीरे धीरे साइकिल होते हैं और यही वजह है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में फॉस्फोरस अक्सर एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बन जाता है। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कैसे नापते हैं? इसमें दो टर्म्स मेन स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बात करें जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का टोटल रेट है, यानी प्लांट ने टोटल कितनी सोलर एनर्जी कैप्चर की। नेक्स्ट है एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये वो एक्चुअल एनर्जी है जो प्लांट्स ने खुद के रेस्पिरेशन करने के बाद बचाती है। इसका सीधा फॉर्मूला है एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। याद रखिए, ये बची हुई एनपीपी ही आगे हेट्रोट्रॉपिक कंज्यूमर्स के खाने के लिए प्रैक्टिकली अवेलेबल होती है। दूसरी तरफ सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब है कंज्यूमर्स का अपना नया बायोमास जनरेट करना। और आखिर में आता है डीकम्पोजिशन, जहां फंगस और बैक्टीरिया इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देती है, जिसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इंडियन इकोसिस्टम्स के बारे में। सेक्शन बी और सी में मैच द फॉलोइंग के लिए ये फैक्ट्स हमेशा याद रखना। बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा एरिया ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कवर करते हैं, जहां टीक और सेल के पेड़ मिलते हैं। जबकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। सेकेंड है ग्रासलैंड। ये नॉर्मली सेमी एराइड जोन्स में होते हैं और इन्हें प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए फायर और एनिमल ग्रेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो फ्रेश वाटर की बात करें उसमें तो रिवर और लेक्स आते हैं, जिनकी बेसिक जोनल, लिटोरल, लिम्नेटिक और बेंथिक जोन्स में होती है। सेकेंड है यूस्टेरिन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यहाँ पानी की सैलिनिटी में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, पर इसके बावजूद इनकी एनपीपी जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इंक्रेडिबली हाई होती है। अब बात करते हैं सीएसआई नेट एग्जाम ट्रैप्स के बारे में। एग्जामिनर हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के शेप को लेकर कंफ्यूज करता है। बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक गोल्डन रूल याद रखिए, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, ये हमेशा सीधा होता है। यह कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी हमेशा 10% रूल को फॉलो करती है। अब बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की, तो ये इन्वर्टेड हो सकता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम है, जहां बेस पर सिर्फ एक बड़ा पेड़ होता है
पर वो हजारों इंसेक्ट्स और बर्ड्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए शेप उल्टा हो जाता है। बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास, तो ये ट्रैप सबसे कॉमन है। एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड से लेकर लेक तक में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेस पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, तो उनका स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास भी कम होता है, और कंपेयर टू उनके खाने वाली जो जू प्लांक्टन है और लार्ज फिशेज है, उनका बायोमास हाई होता है। इस वजह से जो पॉन्ड है वो इन्वर्टेड मिलता है, ये पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड मिलता है। अब आते हैं अप्लाइड इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन के ऊपर। पहले बात करते हैं बायोम एंड इंडियन जोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल बायोमास। विटिकर के मुताबिक दुनिया के बायोम प्राइमरीली दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, मीन एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के ऊपर। इंडियन बायोजियोग्राफिकल जोन्स की बात करें तो इंडिया का टोटल 10 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड किया गया है। सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हॉटस्पॉट्स को जरूर याद रखना। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सेकेंड है टुंड्रा, लो टेम्परेचर और लो प्रेसिपिटेशन वाला जोन जहाँ पर्मा फॉरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट, यहाँ सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म जो स्पीसीज और कहीं नहीं मिलती, और एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये एक ट्रांजिशन जोन है जिसमें इमेंस बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर आता है ट्रांस हिमालय, यहाँ हमारा कोल्ड डेजर्ट है जैसे लद्दाख का रीजन। अब बात करते हैं थियरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी का मैकआर्टर और विल्सन मॉडल इकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में से एक है। इस थियरी के हिसाब से किसी भी आइलैंड पर स्पीसीज रिचनेस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जो दो चीज़ों के बीच, नए आने वाले इमिग्रेंट्स और पहले से मौजूद स्पीसीज की एक्सटेंशन पर डिपेंडेंट होती है। जो आइलैंड मेनलैंड के पास में होते हैं वो दूर वाले आइलैंड के मुकाबले इमिग्रेशन रेट्स में ज़्यादा हाई होती है उनमें। फिर बात करते हैं साइज इफेक्ट की, तो बड़े आइलैंड्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ छोटे आइलैंड्स के मुकाबले एक्सटेंशन रेट कम होती है। अगर आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी चाहिए तो आइलैंड कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी लार्ज एंड नियर टू द मेनलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की। कंजर्वेशन के दो मेन अप्रोचेस है, पहला इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू की बात करें तो इसका मतलब है ऑन साइट, जब हम पूरे इकोसिस्टम को उसकी नेचुरल जगह पर प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसका मतलब है ऑफ साइट, ये उन क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज के लिए है जिन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर सेफ जगह पर बचाया जाता है, जैसे कि जूज। अब बात करते हैं इंडियन केस स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था। वो इन सिटू कंजर्वेशन का एक मैसिव सक्सेस है। 9 रिजर्व से शुरू होकर आज 50 से ज़्यादा रिजर्व है। टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, इसका मतलब अगर आप सिर्फ टाइगर और उसकी बड़ी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कर ले तो उस जंगल के अंदर रहने वाली बाकी सारी फ्लोरा और फोना इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाती है। और लीजिए दोस्तों, हमने सक्सेसफुली यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को पूरा वन शॉट रिवीजन खत्म कर लिया। इकोलॉजी में न्यूमेरिकल्स और थियरीज दोनों आते हैं, पर अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स और मेरे बताए हुए सीएसआर ट्रैप्स को ध्यान में रखा तो आप एग्जाम में आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट कर लेंगे। मेरा सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक लाने का सफर भी यही कहता है कि स्मार्ट रिवीजन और ट्रैप अवॉइडेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, इन कॉन्सेप्ट को नोट में समराइज करिए और उन्हें बार बार पढ़िए। अगर आपको इस मास्टर क्लास से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही स्ट्रेट टू द पॉइंट और हाई यील्ड लेक्चर्स के लिए इस चैनल पीयूष लक्ष्कार को सब्सक्राइब कर लीजिए।
टारगेट पर फोकस रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में। ऑल द बेस्ट फ्यूचर स्कॉलर्स।